बच्चों, तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भाग आरोह 2 का 10वां पाठ। हम 9 पाठ पढ़ चुके हैं और 9 पाठों की व्याख्या मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी है, याद कर लेना। आज हम 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कवि है उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी जी का हम जीवन परिचय देखते हैं। जन्म है सन 1911 गुजरात में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी, सपना भारा, शहीद। ये कहानी है शहीद, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। श्रावणो मेणो, विषामो, उपन्यास, पारकांजन्य, निबंध गोष्ठी, उगाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सानेट, स्वपन प्रयाण संपादन किया इन्होंने। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन किया है। निधन है सन 1988। तो सन 1988 में निधन हो जाता है। तंग आ गया हूँ बड़ों की अलपत्ता से, जी रहा हूँ देख कर छोटों की बड़ाई। यानी 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी के ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकवादियों में अन्यतम है जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूप में कवि कर्म के चरणों को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ यानी भावात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंत्य कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित फलवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। पर यह धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई यानी उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। यानी अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चूकता नहीं है। यानी कवि एक कल्पना करता है, कवि एक चौकोर पन्ना लेकर उसमें कविता रचना करता है, तो उस कविता रचना उस चौकोर पन्ने को कवि एक खेत मान लेता है कि जैसे किसान खेत में बीज बोता है और वो अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार कवि है उस पर अक्षर बिंदता है कागज के पन्ने पर और वो अंकुरित होकर फूटते हैं, अर्थात साहित्यिक रस उसमें पनपता है। तो कवि ने कहा है कि
साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है, लेकिन अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चूकता नहीं है। यानी कवि ने रसधारा अनंत होती है, काव्य साहित्य की रसधारा अनंत होती है। और खेत में तो जब किसान फसल बोता है तो फिर एक साल के बाद उसको बाद में बोना पड़ता है, लेकिन साहित्य का रस कभी चूकता नहीं है, वो हमेशा बना रहता है। बगुलों के पंख दूसरी कविता है उनकी, एक सुंदर दृश्य की कविता है। कवि है वो बगुलों की पंक्ति को उड़ते हुए देखता है और उस सुंदर दृश्य को एक कविता के रूप में लिखता है, और वो उस सुंदर दृश्य को कवि का मन चाहता है कि उसको देखता ही रहूं। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई है, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के बयोरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बुगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नैनाभिराम है, बहुत ही सुंदर है कि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंदने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। यानी कवि की एक कविता है छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत कवि स्वयं को कृषक मानता है। जिस कागज पर लिखता है वह उसको एक चौकोर खेत के समान लगता है। किसी समय आई भावनाओं की आंधी में विचार रचना और अभिव्यक्ति का एक बीज बोया जाता है। कल्पना का सहारा पाकर काव्य रूप में विकसित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और रचना का यह पौधा फलता फूलता है। इस काव्य स्पंद से रस की धारा निकलती है। साहित्य अत्यंत काल तक लोगों को आनंद देता है। क्षण भर की रोपाई से उगी फसल निरंतर काटे जाने पर भी समाप्त नहीं होती, तो काव्य रचना का रस कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये छोटा मेरा खेत जो हम पढ़ते हैं इस कविता को, तो देखना कि छोटा मेरा खेत सुकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ है बोया गया। क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यानी कवि को आभास होता है, वह कागज पर भावों की फसल उगाता है। कवि कागज पर भावों की फसल उगाता है। कवि का कविता क्रम भी इसी के समान रचनात्मक है। कवि को आभास होता है कि वह जिस कागज पर लिख रहा है वह उसका छोटा चकोर खेत है। भावों की आंधी आने पर किसी क्षण विचारों के बीज उसमें बो दिए गए थे। यानी कवि में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं और कवि वो भाव अपनी कविता के रूप में प्रकट करते हैं, तो कवि उसको एक भावों की आंधी पर आने को व्यक्त करता है और क्षण विचारों को बीज उसमें बो दिए गए थे ऐसी कल्पना करता है। कवि की कल्पना रूपी रसायन के संयोग से ये विचारों के बीज गलकर शब्दों को कोमल अंकुर के रूप में फूट पड़े हैं। यानी क्षण का बीज वहीं बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे। यानी बीज गलकर शब्दों को कोमल अंकुरों के रूप में फूट पड़े हैं। एक पौधे के रूप में विकसित होकर वे अब नए नए पत्तों और फूलों से लद गए हैं। इस बार फूलों से लद गए हैं और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसके बाहर
से डालियां नीचे झुक गई है। यानी कवि ने कविता रचने को कृषि कर्म के समान माना है। पौधों को पुष्पित पल्लवित होने के लिए जैसे खाद चाहिए, वैसे ही कवि के मनोभावों को व्यंजित होने के लिए कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। यानी अनेक उपमानों को व्यक्त किया गया है इस कविता में। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत सुकोना। यानी इस अंश में कवि ने अपनी तुलना एक किसान से की है, जो कि अपने खेत में बीज बोकर जल और खाद देकर फसलों को उगाता है। यानी पेड़ पर फल फूल आने के बाद वह रस भरे फलों से लद गया है। उनका रस अमृत के समान है। उस बीज को किसी एक समय में रोपा गया था। अब जो फसल पैदा हुई है उसे बार बार काटने पर भी वह कम नहीं होती है। कटाई अनंतता की, यानी बार बार काटने पर भी वह कम नहीं होती है। जब कवि के मनोभाव कविता के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो वे उस काव्य की सरसता सभी को आनंदित करने लगती है। कविता से मिलने वाले इस रस का स्रोत कभी सूखता नहीं है। रस की धारा अनवरत बहती है। काव्य के इस रस को जितना ही बांटा जाता है यह उतना ही बढ़ता तथा लोगों को आनंदित करता रहता है। मेरा ये छोटा चकोर खेत रस से भरा ऐसा बर्तन है जिसमें भरा रस कभी सूखता नहीं है। यानी कवि ने कविता की तुलना अनंत काल तक रस देने वाले फल के रूप में की है। यह तुलना सटीक, सुंदर और सार्थक है। यहाँ कोई छंद नहीं है, मुक्तक छंद की कविता है। अब हम पढ़ेंगे, ये देखो बगुलों की पंक्तियाँ जा रही है। इस बगुलों की पंक्तियों को कवि ने एक कविता के रूप में व्यक्त किया है। बगुलों के पंख, कवि बगुलों के पंखों को देखकर एक कविता व्यक्त करते हैं कि नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सजेत सवेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पांति बंधी बगुलों की छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि कहता है, यानी इस अंश में कवि कजरारे काले बादलों की छाई घटा में शाम के समय उमड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों को की एक छटा का वर्णन करता है। कवि कहता है कि आकाश में बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। कवि की आंखें उनको देखकर उनकी ओर खींची चली जा रही है। वह टकटकी लगाकर उनको देख रहा है। आकाश में काले बादलों की छाया फैली हुई है। उनमें बगुलों के सफ़ेद पंख संध्या के प्रकाशवान श्वेत शरीर के समान तैरते प्रतीत हो रही है। यह दृश्य कवि को अपने आकर्षण के जाल में धीरे धीरे बांध लेता है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, यानी यह दृश्य कवि को अपने आकर्षण के जाल में धीरे धीरे बांध रहा है। कवि चाहता है कि कोई उस श्वेत वक्त पंक्ति को रोक कर रखे, हैं उसे कोई तनिक रोक रखे। इस श्वेत पंक्ति यानी बगुले की सफ़ेद बगुलों की उड़ती हुई पंक्ति को कोई रोक कर रखे, जिससे वह इस सुंदर दृश्य को देर तक देख सके। आकाश में तैरती बगुलों की यह पंक्ति कवि की दृष्टि को चुराए लिए जा रही है। नभ में पांति बंदी बगुलों की पंखें हैं। आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों कजरारे बादलों के वर्णन में कवि ने सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ यानी मुहावरे और अलंकारों के प्रयोग में भी भाषा प्रभावशीलता में वृद्धि की है कवि ने। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ कवि ने बगुलों के पंखों की
पंक्तियों को उड़ते हुए कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये छोटी छोटी 2 कविताएं हैं, बहुत ही सुंदर और आकर्षित, मन को भाने वाली कविता है। तो इसको आप याद कर लेना और इसके कल मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा दूंगी।